अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द स्टोरी बिहाइंड और मैं हूं अंबर रहीम शमसी। नजर डालते हैं आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल मौज़ूआत पर। नून लीग और पीपल्स पार्टी एजेके के इंतखाबात में आमने सामने, पीटीआई की सड़कों पर निकलने की तैयारी, होगा बैलेट एहतजाज और ताकत का इम्तिहान। मगरिब में शोले, मशरक में सैलाब, कहीं वाइल्ड फायर, कहीं मानसून का कहर। एक ही हुकूमत मगर दो तरफ से बरसाती बादल। इस्लामाबाद में पीएमएलएन और पीपीपी एक साथ हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। सख्त इंतखाबी मुहिम भी चल रही है और दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। जहां पर नून लीग की हुकूमत है वहां के हालात देख लो, और जहां नून लीग की हुकूमत नहीं है वहां के हालात देख लो। वोट का फैसला आप आसानी से कर जाओगे। मैं बहन से कहता हूँ, आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है। तीन दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। मेरे लिए आज़ाद कश्मीर भी उतना ही अजीज है जितना हमको पंजाब अजीज है। और आइंदा इंशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है, इंशाल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल, तमाम मुश्किलें हम इंशाल्लाह दूर करके दम देंगे। और आपको मालूम है कि नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल करम से जो कहता है उसको पूरा करता है। आप मुझे बताएं कि कहूटा से दरियाल का सफर पे जो सड़कें हैं वो दूध और शहद वाले सड़कें हैं या नहीं? ये जो कहते हैं कि पंजाब के सड़कें, ये समझते हैं कि रायवट ही पंजाब है। फेडरल लेवल पर तो इन दोनों जमातों के इकट्ठे होने का मकसद हुकूमत को मुस्तहकम रखना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मरकज में वापस आने से रोकना है। मगर एजेके में बात सिर्फ हुकूमत बनने की नहीं बल्कि अपनी सियासी कुव्वत साबित करने की भी है। जो पार्टी यहाँ बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगी उसे कौमी सियासत में भी मोमेंटम मिल सकता है। तो क्या समझा जा सकता है कि लड़ाई सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज के दरमियान है? यानी हाल नहीं बल्कि मुस्तकबिल में वजीर आजम की कुर्सी के लिए है। तो सियासी मानसून में ज्यादा बारिश कहाँ पड़ेगी? अगले 2 हफ्ते का शेड्यूल ही देख लें। कल एजेके में मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में 12 मुहाजिरीन वाले हलकों में इंतखाबात, वही सीट्स जिनके खिलाफ कलअदम जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी एहतजाज कर रही है। और 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में इंतखाबात से पहले 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर अपनी सियासी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि इस कैंपेन का मकसद इमरान खान की रिहाई, नए इलेक्शंस और जमहूरी हुकूक के लिए अवामी दबाव बढ़ाना है। यानी आज पाकिस्तान की सियासत में मानसून के महीने में पेशगोइयां हो चुकी हैं, लेकिन ज्यादा बारिश और ज्यादा पानी कहाँ कहाँ खड़ा होगा और वॉश आउट किसका होगा? एक तरफ बैलेट की सियासत है जहां एजेके में पीएमएलएन और पीपीपी वोट की जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ स्ट्रीट पॉलिटिक्स है जहां पीटीआई 5 अगस्त के एहतजाज के जरिए अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करना चाहती है। इस पर बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट। कुछ देर में ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बरूड साहिबा, पीएमएलएन से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफनानुल्लाह खान, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफ सईद साहब। सबसे पहले डॉक्टर अफनानुल्लाह, आपसे शुरू करना मैं चाहती हूँ कि आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए कौन सा जो इंतखाब है ज़्यादा अहम है, जीबी का जो गुजरा था या आज़ाद जम्मू और कश्मीर का इंतखाब जो है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दोनों ही इंतखाबात तो तकरीबन तमाम ही अहम होते हैं, और हमने जीबी का इलेक्शन भी लड़ा, अब हम आज़ाद कश्मीर का भी लड़ रहे हैं, और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और हमने बड़ी कैंपेन की है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद कैंपेन की है, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी की है, और हमारी एक हिस्ट्री है आज़ाद जम्मू कश्मीर की जिसके अंदर हमारी पार्टी ने डिलीवर करके दिया है। वहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, या आपके जो आइनी इस्लाहात थे जिसकी वजह से 13वीं तरमीम की सूरत में जो इख्तियारात मुंतकिल किए गए थे वफाक से आज़ाद जम्मू कश्मीर, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, ये तमाम काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए। मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे उस वक़्त। तो ये हमारी एक वहाँ की एक हिस्ट्री है जिसको हम लेके चल रहे हैं, और उसी को सामने रख के हम इलेक्शन लड़ेंगे।
ठीक है, लेकिन जब हम कैंपेनिंग भी देखते हैं तो लगता है कि जो कश्मीर के इंतखाबात है इस पर ज़्यादा ज़ोर लगाया गया है। यहाँ मरियम नवाज़ साहिबा ख़ुद भी गई, नवाज शरीफ साहब ने ज़्यादा जलसे किए। जी बिल्कुल, देखिए ज़ाहिर है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है वो जैसे जैसे वक्त तब्दील होता है तब्दील होती जाती है, और हम ये समझ रहे हैं कि एक बेहतर कैंपेन जो है वो चलाई गई है कश्मीर में, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद लीड किया है, और हम इस बात को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो है वो एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा और मुस्लिम लीग नून सिंपल मेजॉरिटी लेगी। ठीक है, लेकिन ये भी तो देखने की ज़रूरत है कि एक तरफ अगर आप बात करें कारकर्दगी की, ये इससे कबल जो हुकूमतें गुजरी हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नहीं थी, और जो आपके वादे थे, जो कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, वो बहुत पुरानी बात है। आप समझते हैं कि एक तरफ जब वहाँ बेचैनी भी है जम्मू कश्मीर में, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में, और दूसरी तरफ जो तमाम जो सियासी मैं कहूँगी चेंजेस आई हैं वहाँ, उससे आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को नुकसान नहीं ज़्यादा पहुँचा? देखिए मैं नहीं समझता कि हमें नुकसान पहुंचा है। ज़ाहिर है एक मिस मैनेजमेंट की गई है एक इशू की, जिसकी वजह से जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उन्होंने ये जलसे वगैरह किए, और इस वक्त हुकूमत जो थी पिछले 6-7 महीने से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, और ये मसला काफ़ी ज़्यादा उस टेन्योर में ही ख़राब हुआ है। उसका इफेक्ट जो है वो तमाम पॉलिटिकल क्लास पे, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि आप ये देखें कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस शोरश के बावजूद कितने बड़े बड़े जलसे मुज़फ़्फ़राबाद में, मीरपुर में और बाकी जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाकों में कर रही है। इसे डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वहाँ पे हमारी जो है आज भी गुडविल मौजूद है, और आज भी हमारी फॉलोइंग मौजूद है, और हम सबसे बड़ी पार्टी हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की। ठीक है, यहाँ मैं शामिल करती हूँ शफजई साहब को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शौकत साहब, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया है कश्मीर का जो इलेक्शन है, लेकिन सरदार इलियास साहब जो वज़ीर आज़म भी रहे थे, उन्होंने पार्टी भी चेंज कर दी, वो आपके थे ही, तो ये आपके वज़ीर आज़म थे, और ये जो बेचैनी है ये उस दौर से भी शुरू हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि जो जिम्मेदारी थी वो विफाक की थी, जैसे अफनान साहब कह रहे हैं कि ये एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नेगोशिएशंस या मैनेज किया है जो वहाँ बेचैनी है, तो आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया अमर। देखिए, अगर इलेक्शन का मकसद ये होता है ना कि जब आवाम को एक उम्मीद होती है, हर इलेक्शन से आवाम को उम्मीद होती है कि मंशूर आते हैं, हर पार्टी के मंशूर आते हैं, और उस मंशूर पे लोग एतमाद करके वोट देते हैं। देखिए, यहाँ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का मंशूर तो एक्सपोज हो चुका है। इनके पास तो कोई न मंशूर है, न इनके पास कोई विजन है। ये इलेक्शन लड़ते हैं फॉर्म 47 के ऊपर, और पूरी एस्टेब्लिशमेंट को मिलाकर इलेक्शन लड़ते हैं। तो इससे ना तो उनको कोई उम्मीद हो रही है, ना इनसे कोई तवक्को है कि ये आके कोई भी इनमें से, ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग। अब मसला ये है कि ये आपस में बांट रहे हैं। ये मैं आज मेरा ये आप लिख कर ले लें, ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन था ये मैनेज था कि जी पीपल्स पार्टी को ही देनी है वहां पे हुकूमत। और आपको याद है कि इस इलेक्शन से पहले थोड़े से ये शोर मचा कि जी अब शहबाज शरीफ साहब स्टेप डाउन करें, पीपल्स पार्टी को मौका दें। तो वो भी ये किस्म की इनकी आपस में ये बार्गेनिंग होती है। तो शायद ये आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी उस पार्टी के हवाले कर दें कि जी ये भी आपका हो गया, बस हमें इस्लामाबाद को ना छेड़ें। क्या आप जो 5 अगस्त को चाह रहे हैं कि अपनी एक मुहिम शुरू करें, उनको भी शामिल करेंगे? हालांकि कालकदम करार दिया जा चुका है उसको। पीटीआई चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में इतनी ज्यादा है कि उसके साथ ये कोई खेल खेल नहीं सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सब मैनेज हो गया। आपने देखा कराची का इलेक्शन अगर आप देखें, हमसे सब कुछ लिया गया, और प्री पोल रेगिंग भी हुई कि हमसे निशान छीना गया, फिर हमारी जो मखसूस नशिस्तें होती है वो हमसे छीनी गई। तो यही चीजें होती हैं जिससे ये हुकूमत खड़ी है हमारी नशिस्तों पे। हमारे यानी इनके तो अगर आप देखें तो टोटल तो 13-14 सीटें थी इनकी, तो 13-14 सीटों पे ये हुकूमत कर रहे हैं। तो अब ये आवाम की आंखों में धूल तो नहीं झोंक सकते क्या? आवाम को नहीं पता? ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा से आऊंगी। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाज बलोच साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया नाज साहिबा वक्त देने का। नाज साहिबा, जो
शौकत यूसुफजई साहब और अफनान साहब के साथ डिस्कशन हुई है, एक सवाल जो पैदा हो रहा है कि ये मैनेज्ड इलेक्शंस हैं, एक तरफ जो अवामी बेचैनी है वो ये अक्कासी करती है कि जो कश्मीर में है कि इस वक्त खुश नहीं है कारकर्दगी से और मैनेज्ड इलेक्शन से, जीबी में भी मैनेज हुए थे, तो इसका जवाब आपकी जानिब से? मैनेज इलेक्शंस होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो जीबी में किसने मैनेज किया, कैसे मैनेज किया? आपने देखा कि जीबी की अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पूरी कैंपेन में मौजूद थे। लोगों का वालेहाना जो सपोर्ट था वो इस बुनियाद पे था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीबी को डिलीवर किया है। चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान को नाम देना हो, चाहे जो इख्तियारात और हक के हाकमियत और हक के रोजगार की बात करनी हो, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कभी जीबी के अवाम को किसी ने ये नारे और ये मैं समझती हूँ उनका हक है वो उन तक नहीं पहुंचाया। तो जीबी की अवाम ने जब डेफिनेटली मैंडेट हमें मिला, हमारे पास भारी अक्सरियत थी, तो फिर उस पे मेरा ख्याल है कह देना कि मैनेज थे, तो मेरे समझ से ये बात तो बाहर है। आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में इसको मैनेज कह रहे हैं। अलबत्ता जिस तरह जीबी की अवाम ने सपोर्ट किया, इसी तरह आप देख रहे हैं कि एजेके में खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पे जो मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको जिस तरह से अवाम की पजीराई और सपोर्ट मिल रही है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। देखिए, हम तो इस वक्त कोई वफाकी हुकूमत की अहम जो पोजीशंस होती हैं, जो वजारत उज़्मा या काबीना हो, उसका तो हम हिस्सा नहीं है। लेकिन आप अवाम को हम इत्तेहादी पे ना साहिबा, माजरत आपकी बात काट रही हूँ, मगर इत्तेहादी तो है ना, एक अंडरस्टैंडिंग तो है ना? एब्सोल्युटली। देखिए, अंडरस्टैंडिंग की क्या वजह है? अंडरस्टैंडिंग की ये वजह है कि आपके पास दो ऑप्शंस है। हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये है कि या तो बंदा बैठकर जो है वो एक एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे हमारे अपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, उनका मुकाबला हमें करना है। खत्ते की अमन की सूरत हाल और वो चैलेंजेस जो हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उनसे निमटना है, या हम अंदरूने खाना जो है वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई और एहतजाज की सियासत करते। तो इससे हमने ये समझा कि चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहादतें दी हैं, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कुर्बानी जो है वो रायगा कभी नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी के लिए बहुत हैवी पे किया हुआ है। तो उस जमहूरियत की बका के लिए हमने मौका दिया कि ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास तादाद थी लेकिन वो हुकूमत अकेले नहीं बना सकते थे, तो एक मौका दिया कि वो अपनी हुकूमत बनाए और आवाम को खिदमत करे, अपने मैनिफेस्टो, अपनी जो उनकी पॉलिसीज हैं, अपने प्रोमिसेस हैं, उनको फुलफिल करें। उसमें हमने ये हमारा एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर और ये पॉलिटिकल ग्रेस और पॉलिटिकल विजडम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिखाई है। ठीक है। होता अगर हमें किसी किस्म की कोई लालच होती या अपना जाती मफाद होता तो हम कहते कि आए भाई मिलकर हम भी हुकूमत करें, हम भी वजारत के हिस्से लें। हमें बार बार ऑफर की गई लेकिन हमने ये चूज नहीं किया। तो मेरा ख्याल है बहुत ही सैनिटी प्रिवेल होती है, बहुत ही संजीदगी के साथ इंसान सोच समझ के जो पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली अ पॉलिटिकल पार्टी लाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी कुर्बानियां, जिसकी जेल की कुर्बानियां हो, आज लोग साल 2 साल नहीं ठीक जेल है गुजारते, ना साहिबा, 12 आपका साल मौक़िफ़ जेल सामने गुजारी। आ गया कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें भरपूर आप हिस्सा ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कई वहाँ जल से जुलूस भी किए और जीबी का आपके पास एक कामयाब मिसाल भी सामने है। लेकिन मैनेज इलेक्शंस वाली बात अफनान साहब आपकी तरफ लेकर आना चाहती हूँ। यही बात हो रही है कि आप लोग इस वक्त नूरा कुश्ती है, जीबी में अगर एक फॉर्मूला था, देखते हैं कि शायद दूसरा फॉर्मूला कामयाब हो, मैनेज्ड इलेक्शंस है, इसका जवाब? देखिए, बात ये है कि पीटीआई अगर जीत जाती है तो कहती है इलेक्शन फेयर है, अगर हार जाती है तो कहते हैं इलेक्शन मैनेज्ड है। बात ये है कि 2013 का जो इलेक्शन था जिस पे इतना शोर मचा कि जी पता नहीं धांधली हो गई, ये हो गया। पहले कबूल किया कि धांधली नहीं हुई खुद इमरान खान साहब ने, फिर बाद में किसी ने इनको मशवरा दिया कि आपने तहरीक चलानी है तो आप ये। उसके बाद जब वो 35 पंक्चर की बात आई तो कहते हैं जी 35 पंक्चर तो सियासी बात थी, 4 सीटें खोली वो हार गए। फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई सिस्टमेटिक रिगिंग नहीं हुई 2013 के इलेक्शन में। ये सब कुछ करने के बाद इतनी शर्म नहीं आई कि माफ़ी मांग लेते। और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये कह रहे हैं कि मिलके ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इलेक्शन रिग करने का जो कारनामा है, ये 2018 में इमरान खान साहब ने जो है वो अंजाम को इसको पहुँचाया।
اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی بی کا الیکشن جو ہے وہ مطلب اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے نا. جی بی کا الیکشن رہ گیا تو ایویڈنس کدھر ہے؟ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. 13 بائی الیکشن جو ہے 13 کے 13 پی ٹی آئی ہار گئی. ایویڈنس فارم 47 کا کہیں نہیں ہے, پر ٹی وی پہ جھوٹ بول کے بیانیاں بناتے رہے. عمر ایوب جو پچھلے پتہ نہیں 25-30 سال سے نہیں آ رہا تھا, 30 سال سے نہیں آ رہا تھا, وہ بھی ہار گیا ان کا بندہ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ فیڈ اپ ہو چکے ہیں. ان کے یہ جو کھوکھلے قسم کے یہ جو بیانیے ہیں, فیڈ اپ ہو گئے ہیں لوگ ان سے. آپ کتنا چورن بیچیں گے یہ لیکن اس کا اب کیا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ تنگ آ گئے اس بیانیے سے؟ کیونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس بیانیے سے اس لیے تنگ آ گئے ہیں کیونکہ الیکشن کا رزلٹ آ رہا ہے. اگر کشمیر کی بات کر لے تو وہاں ظاہر ہے جو بے چینی ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہے. آپ کی حکومت کئی سالوں سے اب رہی ہے. اب پی ڈی ایم 1 کی ہم بات کر لیں, 2024 کے الیکشن سے پہلے جو الیکشنز ہے اس سے پہلے ہی اسے رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بے چینی اصل میں نظر آ رہی ہے وہ اس وقت, جیسے شوکت صاحب کہہ رہے تھے, پیٹرول کی قیمت ہے, مہنگائی ہے, جو پریشانی ہے, روزگار میسر نہیں ہو رہا, بجلی وغیرہ ہے. تو اب اصل مسائل تو یہ رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں, یہ بالکل مسائل ضرور کیا کہتے ہیں میں اور جی بی میں آپ کو وہ ووٹ نہیں پڑے جو آپ شاید توقع کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے نا کہ الیکشن رگ نہیں ہوئے. اگر ہم نے الیکشن رگ کر رہے ہوتے تو ہم جیت جاتے, جیسے پی ٹی آئی الیکشن رگ کر کے جیت جاتی تھی. بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے, بھائی $100 کے اوپر گھوم رہی ہیں اس وقت. آپ ابھی چیک کریں. آپ کہہ رہے ہیں مطلب آپ ٹی وی پہ مجھے آپ بتائیں نا, یہ وہی بیانیہ والا معاملہ ہے نا. آپ عوام کو جو مرضی بیانیہ بنا کے بھیج دو. مشکل حالات ضرور ہیں, ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ریلیف دیا ہے, اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. یہ تو ڈیفالٹ کر کے گئے تھے, یہ تو کیمپین چلاتے رہے کہ آئی ایم ایف جو قرضہ نہ دے, ڈیفالٹ ہو جائے پاکستان. عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ کون کہتا تھا؟ تو یہ ظاہر ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھا کریں کہ یہ بیانیہ کھیل رہے ہیں اس وقت. یہ کوئی نہ چلے, یہ تو سیاست میں چلتا ہے, بیانیہ ہوتا ہے, کس کا زیادہ بکتا ہے. 14 سال پی ٹی آئی کو ہو گئے ہیں خیر پختونخوا میں, اور اللہ کے فضل سے آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں کیا حشر انہوں نے کیا ہے. کوئی ایک نیا ہاسپٹل نہیں بنا سکے وہاں پہ یہ, اور یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچ دی انہوں نے. حریف ٹھیک ہے, آپ لوگ الیکشنز میں بھی حریف ہے, لیکن اصل حریف کون ہے؟ دیکھیں ہمارے تو ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہماری حریف ہے, اور پی ٹی آئی بھی ہماری حریف ہی ہے, دونوں ہمارے حریف ہیں. اور لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کیونکہ ان کا بہت برا رزلٹ آیا جی بی کے الیکشن میں, 2 سیٹوں پہ آ گئے وہ, اور بائی الیکشن میں 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکے. ان کے بڑے بڑے برج جو ہیں وہ لٹ گئے ہیں. تو یہ اب اے جے کے الیکشن سے بھاگ گئے ہیں بنیادی طور پہ, اور جو یہ اب اے جے کے الیکشن میں ہے ہی نہیں. اور پچھلے 5 سالوں میں اگر اے جے کے میں جو تباہ و بربادی آئی اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی اور یہ جتنی زیادہ اپیولز آئے اور تباہ و بربادی, اس کی بنیادی ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے. ان کی حکومت تھی وہاں پہ, اور یہ اب اس لیے الیکشن نہیں لڑ رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم الیکشن لڑیں گے تو ہمیں ایک انتہائی کیا کہتے ہیں بڑی شکست ہو جائے گی, اور یہ فیس سیونگ بھی نہیں ملے گی کہ ہم اپنے پاپولیرٹی والا چورن بھیج دیں. بھائی اگر آپ اتنے پاپولر ہیں تو پھر آپ اے جے کے میں بھی پاپولر ہوتے نا, پھر آپ جی بی میں بھی پاپولر ہوتے, پھر آپ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا, پھر آپ بائی الیکشن میں بھی پاپولر ہوتے. ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ پاپولر اگر ہو تو آپ پھر الیکشن جیت جاتے ہیں, جیسے ہم کے پی کے میں جیتے, تو پھر باقی جگہوں پہ پھر آپ پاپولر نہیں ہیں. اس کا مطلب آپ وہاں پہ تو آپ کا وجود ہی ختم ہو گیا. شوکت یوسفزئی صاحب, جو عفنان صاحب کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کی اتنی مقبولیت ہوتی جیسے کہ خیبر پختونخوا میں ہے, تو پھر آپ جی بی کے الیکشنز بھی جیت جاتے اور کشمیر کے الیکشن سے بھاگتے نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا, میرے بھائی نے گلگت کے رزلٹ کی بات کی, تو وہاں پہ تو دیکھیں پری پول ریگنگ سامنے آئی. ہمارے لوگوں کو کمپین نہیں کرنے دیا گیا. ہمارے لوگوں کو کیا, وہاں جو لوگ کھڑے تھے پی ٹی آئی کے, کیا وہ گلگت والے نہیں تھے؟ اسی علاقے کے لوگ تھے نا, لیکن ان کو کمپین نہیں کرنے کی اجازت تھی. ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب اور یہ سارے جا کے وہاں کمپین کرتے رہے, جلسے کرتے رہے, ہمارے لوگوں کو اپلوڈ کرتے رہے کہ جی جائیں وہاں سے, نہ آئے. یہ کون سا الیکشن تھا؟ لیکن گوہر صاحب نے تو کیا تھا نا شوکت صاحب. جی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں کہ بالکل سب کے لیے موقع بند تھا, وہاں آپ کو کچھ تو موقع ملا نا. دیکھیں وہاں تو ان کو جلسے کرا کے دیے گئے, یہ کہہ رہے ہیں نا بڑے بڑے جلسے کیے, تو بڑے بڑے جلسے تو ان کے بھی تھے نا, پھر ان کا رزلٹ کیوں خراب آیا؟ اس لیے کہ وہ مینج الیکشن تھے نا, کسی کو دینا تھا.
और ये बार बार कहते हैं जी डिफॉल्ट डिफॉल्ट हमने लेकिन बचा आप ये लिया। भी तो मान डिफॉल्ट सकते हैं ना कि अगर वो इलेक्शन जीबी में हार गए थे, तस्लीम कर लिया, अपोजिशन में बैठ गए। नहीं नहीं, वो तस्लीम नहीं किया, वो मैनेज हुआ है, वो इस्लामाबाद की कुर्सी बचाने के लिए किया है। ये आवाम पे कोई एहसान नहीं किया इन्होंने, ना गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पे एहसान किया। ये तो सबसे बड़ा मसला है कि दोनों पार्टियां मिलकर ये कह रहे हैं कि जी हमने तो वजारतें नहीं लेनी है, हमने तो कुर्बानी दी है मुल्क के खातिर, जबकि जिसको वजारत चाहिए, जो जिसको, वो तो जरदारी साहब है, वो तो सदारत की कुर्सी पे बैठे हैं, उनको तो किसी चीज की और जरूरत नहीं है। गवर्नरशिप इनके पास है और डिप्टी स्पीकर इनका है। ये कह रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी वो गिलगित बल्तिस्तान भी इनके हवाले हो गया, हो सकता है आजाद कश्मीर भी इनके हवाले हो जाए। तो ये तो आपका कहना है कि ये आपको लगता है कि ये कश्मीर जो है हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले होगा? ये देखिए, ये नूरा कुश्ती हो रही है अंबर, बिल्कुल, और इसमें नहीं नुकसान नहीं, पाकिस्तानी इसका अवाम को हो रहा है। आपकी पेशगोई है या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं, देखें, ये शरीफ फैमिली जो है ना, देखें, आपने देखा इनकी ये पॉपुलैरिटी का ये हाल है कि नवाज शरीफ साहब बेचारे कह रहे हैं कि अब उसका क्या हाल कर दिया इन्होंने, उनकी सियासत के साथ क्या हाल कर दिया है। वो कहते हैं जी मुझे आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर ही बना दो यार। तो हो सकता है अगले सेशन में ये कहें कि जी मुझे उसका लाहौर का मेयर ही बना दो। मतलब ये सियासत इनकी अपनी तो नहीं हो रही है ना, इनसे तो कोई करा रहा है। और मईशत का ये हाल है अंबल कि ये कह रहे हैं कि हमने डिफॉल्ट होने से मुल्क को बचा, ये चूरन नहीं बेच रहे हैं। ये कौन सा डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं? हमारे शौकत साहब, दौर में तो ये तो आपको तस्लीम करना पड़ेगा। ऐलान जब करते थे। आपकी हुकूमत गई थी, फिर IMF के साथ बड़ी मुश्किल से जिस किस्म जो कर्जा लेना पड़ा, नहीं, मैं उस पे नेगोशिएशंस आ रहा हूं करनी ना, पड़ी, मुझे जवाब तो देने देना। जी जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखें, तो उस वक्त तो यही बात हो रही थी ना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब देखिए, है, इसको अब मैनेज करना देखिए, पड़ेगा। ये डिफॉल्ट हुआ तो नहीं था ना, और जो इन्होंने कर्जे लिए हैं, अब इस पे आ जाए ना। ठीक है, हमारे जो हुकूमत खत्म हो रही थी, 43.5 हजार अरब का कर्जा था। आज कितना है? 90,000 अरब का कर्जा है। ये तो ऑलमोस्ट 50% तो जब पाकिस्तान बना था उससे ज्यादा कर्जा तो इन्होंने ले लिया शाबाश शरीफ। तो ये मुल्क को मईशत किधर है? आपकी माशी सूरत-ए-हाल क्या है? आपकी ग्रोथ रेट 2.5 से आगे नहीं जा रही। हमने जिस वक्त छोड़ा था ना, जो ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट होना है, 5.6 था ग्रोथ रेट। ओ भाई, आप अपनी compete नहीं कर सकते। आपने जो टैक्सेस लगाए हैं, जो लूट मार की है, जो महंगी बिजली, महंगी गैस, महंगा पेट्रोल, उससे क्या हुआ? आपके कारखाने बंद हो गए। सिर्फ पंजाब में 150 के करीब कारखाने बंद हो गए। आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो रही है, आपको परवाह ही नहीं है। आप कहते हैं जी अमेरिका हमें 10 अरब डॉलर दे, आप कहते हैं जी सऊदी अरब हमें पेट्रोल दे, उधार में दे। वही भाई, आपकी मईशत ये हमारा ये हाल था पाकिस्तान का, जो आपने ठीक है। करके छोड़ा है। ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल जो तबाही की तरफ जा रहा है। तो मईशत पे जो आपकी बातें मैं चाहती हूँ अफनान साहब जवाब दें, लेकिन फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ कि जी जी, एक गिला करता हूँ अपने भाई से, कि ये नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर ये ना कहें कि जी शर्म आनी चाहिए। इस तरह के अल्फाज मैं कभी भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं वापस ले लेता हूँ, मैं वापस ले ये लेता हूँ। अल्फाज ना करें। और दूसरा ये कि मैं यूसुफ जई साहब की वजह से वापस ले लेता हूँ। मरियम बीबी आजाद चलिए, अच्छी बात है। इसी किस्म की जो सियासी गुफ्तगू होनी चाहिए थी, और चीफ मिनिस्टर के होते उन्होंने वो कैसे वहां जलसा किया? तो क्या ये प्री पोल रैगिंग नहीं है? ठीक है, अफनान साहब, वेरी क्विकली मईशत पर अगर आप कुछ अपना दिफा करना चाहें। मैं मुख्तसर सा मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि पहले इन्होंने कहा कैंपेन नहीं करने दी गई। वहाँ पे शायद खटक साहब की वीडियो मौजूद है कैंपेन करते हुए, गौर खान साहब की वीडियो मौजूद है कैंपेन करते हुए, और इनके दीगर लीडरान की, और बहुत छोटे छोटे जलसे, कहीं 50 बंदा 100 बंदा, इस तरह इनकी सिचुएशन ही यही थी। इसकी वीडियोस मौजूद हैं, ये आप खुद देख सकती हैं। फिर इन्होंने कहा कि जी वो 42,500 हमने करके गए थे। 42,500 आप नहीं करके गए थे, आप 50,000 के करीब आप छोड़ के गए थे, और इस वक्त 80,000 पे है, और आपको मिला था 24,000 पे, जिसको आप 50,000 करके गए थे। और जो आप कह रहे हैं कि इतने हज़ारों अरब ले लिए, उसमें हज़ारों में से 25,000 अरब रुपए तो खैबर पख्तूनख्वा ने लिए। उसका हिसाब दे दें वो कहाँ गए हैं। वो जो हुकूमत लेती है कर्जा, उसमें से खैबर पख्तूनख्वा को 25,000 अरब रुपए दिए हुए, वो आप बता दें कि वो कहाँ जो है वो हॉस्पिटल बना, कहाँ जो है वो स्कूल बना, कहाँ जो है वो कोई काम आप दिखा दें। इस हद तक करप्शन है खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त कि हॉस्पिटल्स के जो दवाइयाँ हैं वो ये बेच रहे हैं। वहाँ पे ग्लव्स आते हैं मेडिकल, वो बेचने शुरू कर दिए। अरबों रुपए के इन्होंने आपस में कागजों में करके बेच दिए। इस हद तक करप्शन है कि एक दूसरे को उधर के वज़रा कह रहे हैं कि तुम करप्ट हो।
لیکن دیکھیں عفنان صاحب یہ جو کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت پہ بھی الزام لگایا ہے اور آپ اس وقت ان کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی جو اکنامک کارکردگی ہے اس کا دفاع نہیں کر پائے. نہیں میں تو اس کا دفاع کیوں نہیں کر پایا. آپ جا کے پنجاب ہمارا دفاع تو لاہور ہے, ہمارا دفاع سیالکوٹ ہے, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, رحیم یار خان. ہمارا تو دفاع جو ہے وہ زمین پہ نظر آتا ہے نا. آپ یہ بتائیں کہ 25,000 ارب روپے خیر پختونخوا میں کہاں لگے ہیں. پھر مجھے نہیں باقی بھی جو یہ جو موٹر وے ہزارہ موٹر وے کس نے بنائی ہے؟ ہزارہ موٹر وے آپ لوگوں نے بنائی ہے, ہم نے بنائی ہے. یہ جو داسو ڈیم ہے یہ کون بنا رہا ہے؟ یہ جو سکی کناری ڈیم ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ جی بی کے اندر سکردو اور گلگت کی روڈ کس نے بنائی ہے؟ یہ جو اے جے کے اندر جو بڑے بڑے منصوبے نیلم جیلم ڈیم یہ کس نے بنایا ہے؟ ایون پشاور کا ایئرپورٹ ہم نے بنایا ہے جہاں ان کی حکومت ہے. تو آپ ہمیں ان کاموں کا تو نہ بتائیں نا. ہمیں پتہ ہے آپ کتنے پانی میں ہیں, ہمیں معلوم ہے آپ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, کتنے ہزاروں ارب روپے آپ لوگوں نے کرپشنوں میں اڑائے ہیں. مجھے بتا دیں, میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ وہ اتنے ہزاروں ارب روپے گئے کدھر چلیں آپ یہ بتا دیں. ٹھیک ہے چلیں میں یہاں روکتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ناز صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کروں. جی جواب دے دوں ویری کوئکلی 2 جملوں میں چھوٹی جواب. دیکھیں ہمارا تو 56 ارب ڈالر کا جو قرضہ تھا نا اس میں 26 ارب ڈالر عمران خان نے واپس کر دیا تھا. آپ بتائیں کہ آپ نے جو قرضہ لیا ہے یہ جو 30,000 ارب کا قرضہ تو یہ مان رہے ہیں نا ابھی, ایسا کچھ نہیں ہوا. 30,000 تو یہ خود مان رہے ہیں حالانکہ زیادہ ہے. مجھے بتائیں کہ 30,000 ارب میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں, واپس کچھ نہیں ہوا. بڑا ہے, بڑا ہے آپ کے قرضہ, بڑا ہے آپ کے دور میں قرضہ. آپ کے دور میں یہاں روک رہی ہوں, گفتگو کو روک رہی ہوں. جی ایک منٹ آپ مجھے بات کرنے دینا. پیکا کا قانون عفنان صاحب ذرا ان کو بات مکمل کرنا چاہیں کیونکہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. جی آپ پیکا کا قانون موجود ہے. آپ جو الزامات لگا رہے ہیں, آپ نے کہا کوئی یونیورسٹی نہیں بنی, آپ کہتے ہیں کوئی اسپتال نہیں بنا ہے. میں آپ کو عدالت لے جاؤں, پھر میں آپ کو بتاؤں ہم نے 15-16 یونیورسٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے یہ الزامات والی گفتگو سے میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں. جی ناز صاحبہ اے این بی کی یونیورسٹیز ہیں, اے این بی کے دور میں یونیورسٹیز ہیں جن کا آپ نے کلیم کر لیا. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہاں یہ کراس ٹاک سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ناز صاحبہ یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. جی ناز صاحبہ یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز مریم نواز صاحبہ بہت الزام لگایا کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ صرف رائیونڈ تک محدود ہے, لیکن دوسری طرف کرپشن کے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی لگتے رہے ہیں, سندھ کے حوالے سے, سندھ کی کارکردگی کے حوالے سے, کراچی کے حوالے سے. تو اس سے تو پھر آپ لوگ جو آگے کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف الیکشنز تک یہ جو گرمی ہے یہ الیکشنز تک محدود رہے گی, یہ نورا کشتی ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این 2 مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, اور یہ 2 ایسی جماعتیں ہیں جن کا بہت عرصے تک ہماری ایک دم آپ کو پتا ہے کہ ہر دور میں بہت ہی مخالفت عروج پر بھی رہی ہے. لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی اور پھر اس کے بعد شہید بی بی کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این اور تمام جو جماعتیں تھوڑا سیاسی شعور رکھتی ہیں, انہوں نے یہ اس بات کے اوپر ایک پیج کے اوپر آ گئے کہ ہم نے جمہوریت کے تسلسل کو لے کے جانا ہے تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ جمہوریت کا نقصان پہنچے اور فائدہ جو ہے وہ پھر کوئی اور لے دے. لہٰذا اس جو ہے مدعے کے اوپر ہم ایک ہوئے, لیکن 2 سیاسی مختلف جماعتیں ہیں اور ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اپنا نیریٹو ہوتا ہے. نون لیگ اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر بات کرے گی, پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ بات کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر سندھ کی عوام بار بار موقع دیتی ہے, مینڈیٹ دیتی ہے, ووٹ دیتی ہے اور ووٹ کے تحت ہی ہم آتے ہیں آگے, حکومت کا موقع ملتا ہے ہمیں, تو میرے خیال ہے کہ الیکشنز کے ذریعے ہی آپ کسی کی شکست اور کامیابی کو آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے شوکت یوسف سے بھی بات کر رہے تھے اور جس طرح سے وہ آڑے ہاتھوں لے رہے تھے, ان کا تو وقال ان کے تو جی بی کے الیکشن سے وہ نہیں مان رہے میرے بھائی.
जीबी के अवाम के मैंडेट को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि ये कोई नूरा कुश्ती है, तो ये आपका मुगालता है, ये आपकी गलत फहमी है। इस गलत फहमी से बाहर आ जाए। जिस तरह हमारे बड़े बड़े जलसों में लोगों ने हमें सपोर्ट किया, लोग आके खड़े हुए, अवाम ने अपनी सपोर्ट और यकजहती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पॉलिसी स्टेटमेंट्स के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ एक होकर आगे बढ़ चढ़कर वोट किया, उसकी रिस्पेक्ट करें। उस वोट की कम से कम उस वोट की आप इज्जत करें। आप कहते हैं ना कि केपीके में आपको मैंडेट मिला क्योंकि वहां पर रिगिंग नहीं हुई थी, तो ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। और जहां तक गवर्नेंस की बात है, देखिए कराची को कंपेयर करना दीगर शहरों से बहुत, मैं समझती हूँ, एक अनहोनी बात हो जाती है कि कराची को जब कंपैरिजन किया जाता है, बिकॉज आई एम अ कराचीआइट। कराची में पूरा पाकिस्तान बसता है। कराची ना शहर साहिबा, जो है चले वो मैं क्योंकि कराची में रहती हूँ, मैं आपको एक सादी सी बात कर देती हूँ। एक यूनिवर्सिटी रोड ही बनवा दें, अवाम I आपके know. साथ होगी। मैं आपको बताती हूँ। देखें, कराची के अंदर 2 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी नहीं है। कराची की आबादी 3 करोड़ से भी ऊपर तजावुज कर चुकी है। और चूंकि अगर आप खुद कराची आए हैं तो आप जानती होंगी इस शहर के अंदर हमारे पास केपीके, बलूचिस्तान, पंजाब, आजाद कश्मीर, जीबी, हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आके इस शहर के अंदर बसते हैं। आपको ये भी पता होगा एज अ कराचीआइट कि आप अगर कहीं पर भी रहते हैं तो आपके नेबरहुड में लेफ्ट राइट हर जुबान बोलने वाला शख्स यहाँ पे आके बस के इस शहर को ओन करता है। तो आबादी के तनासब से ये शहर जो है, इसकी आबादी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसको केटर करना, उनकी जरूरियात को पूरा करना एक बहुत दुश्वार चैलेंज होता है। ठीक है, उस ठीक है। चैलेंज से मैं निपटने आपको के लिए भी यहाँ मैं आपको पहली रोकी हूँ। दफा आपका पीपल्स मौका यही पार्टी है को- कि मैं यही उम्मीद कर सकती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कराची को ओन करे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा हट के बात करना चाहती हूँ, क्योंकि शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त के लिए भी एक तहरीक शुरू करने का कॉल दी है। आप क्या समझते हैं? क्योंकि इससे पहले जो आप लोगों ने कॉल दी थी वो इस साल कम से कम वो कामयाब नहीं रही। तो व्हाट विल यू डू दैट विल बी डिफरेंट? ये आप नहीं कह सकते कि कामयाब नहीं रही, लोग निकले हैं। अब ये बताएं कि जो हुकूमत मुसल्लत है वो जमहूरी नहीं है, वो आवाम के वोटों से नहीं है, उनको परवाह ही नहीं है, वो गोलियां भी चलाते हैं, वो डंडे भी चलाते हैं। तो यहाँ तो सियासी वर्कर हैं, हम कोई अस्करी तरबियत लेके तो नहीं आए हैं ना कि हम कहेंगे जी खैर है गोलियां मारे हम खड़े रहेंगे। देखिए एक स्ट्रगल है, हम कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। इंशाल्लाह 5 अगस्त को भी एक जमहूरी अंदाज से अपने स्ट्रगल शुरू करेंगे और एक तहरीक, पुरअमन तहरीक का आगाज करेंगे। इंशाल्लाह ताला लोग हमारे साथ निकलेंगे। और मैं अपने दोनों मौजूद दोस्तों से कहूंगा कि पीपल्स पार्टी नून लीग की परफॉर्मेंस क्या रही है इस 3, 4, 5 सालों में, ये लोग वोट क्यों दें आपको? कराची का हाल भी आप दिखा दें और ये लाहौर का हाल भी दिखा दें। लाहौर की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। अभी जो रिसेंटली बारिश हुई उसमें सब कुछ एक्सपोज हुआ है, पंजाब की बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कारकर्दगी तो आपकी कुछ है नहीं। या तो ये कि परफॉर्मेंस होती है, आवाम को रोजगार मिलता, आवाम खुश होते, पेट्रोल सस्ता होता, कोई रिलीफ मिलता, 1 रुपए का रिलीफ मुझे बता दें कि आपने दिया हो आप दोनों ने मिलकर। बड़े तजुर्बाकार दोनों पार्टियां हैं और एक दूसरे पे अब इल्जामात क्या लग रहे हैं कि जी पैसा जो है बाहर मुंतकिल हो रहा है। राना सनाउल्लाह जैसा शख्स कह रहा है कि पीपल्स पार्टी वाले पैसा मुंतकिल कर रहे हैं बाहर। ओ भाई साहब, ये पैसा जो मुंतकिल कर रहे हैं तो हुकूमत तो आपकी है, तो इसका क्या मतलब? फिर आप दोनों वैसे ऐसे इल्जाम तो खैर आप भी अब भी लगा रहे हैं, लेकिन जो मैं आपकी तहरीक के हवाले से जो सवाल करना चाह रही हूँ, देखिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कोशिश की है एहतजाज की या मूवमेंट्स की, वो हमने यही देखा है कि या तो इंटरनल फाइटिंग होती है, पंजाब से लोग नहीं निकलते, अब जो भी वजह हो। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में तो आपकी ज़रा खुल के है, वहाँ भरपूर आपको लगता है ज़्यादा होगी, वहाँ क्या तैयारी है? अचकजई साहब का क्या किरदार रहेगा? देखिए ये बार बार कहा जाता है कि जी पंजाब से लोग नहीं निकलते। मैं कहता हूं कि पंजाब इस वक्त सबसे बड़ी कुर्बानी दे रहा है। हम तो दे रहे हैं, लेकिन पंजाब किसी से पीछे नहीं है। इस वक्त जितने भी लीडरशिप है पंजाब की वो सारी जेलों में है और जितने भी पंजाबी लीडर आप देखें ना, सारे जेलों, सबको जेलों में डाला हुआ है। तो ये तो कोई जमहूरियत ना हुई ना कि आप अपने मुखालिफिन के साथ ये किरदार अदा करें कि जो पुरअमन एहतजाज है उसको भी आप कुछ लें। क्या हमारे दौर में मौलाना साहब ने धरना नहीं दिया था? हमारे दौर में नाज बलोच साहब की पार्टी ने क्या ट्रेन मार्च नहीं किया था? ये जो मेरे भाई बैठे हैं, क्या उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने क्या लॉन्ग मार्च नहीं किया था? कब किसको रोका गया? कहीं पे कोई रुकावट हमने बनाई थी? क्योंकि वो जमहूरी हुकूमत अवाम के वोटों से आई थी।
یہ جو کہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی ہے، اس لیے ان کو یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو نکلے ان کو کچھ لو. دیکھیں اس کا رزلٹ تو اچھا نہیں ہے نا. یا تو پھر عوام کو آپ کچھ دیتے، ریلیف ملتا. آج روٹی جو ہے پنجاب کے اندر 40-50 روپے پہ پہنچ رہی ہے. یعنی وہ جو گندم ہمیشہ پنجاب پیداوار ہوتی تھی وہاں پہ، پورے پاکستان کو سپلائی ہوتی تھی، آج وہاں بھی شارٹیج ہو رہی گندم کی. تو یہ کیا نالائکی نہیں ہے، مس مینجمنٹ نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے؟ تو یہ تو اس طرح ٹھیک کی ہے، چیزیں جو یہی ہے نقطہ جو آپ کا ہے کہ آپ کے دور حکومت افنان صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کوشش کری ان کو بھی جائے 5 اگست کو اپنے ورکرز کو باہر نکالنے کے لیے. شوکت صاحب یہ بات تو درست کہہ رہے ہیں کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنا مارچ لے کے آئے تھے، مریم نواز صاحبہ یا مولانا فضل الرحمان، تو ان کے احتجاج بھی ہوئے تھے، ان کے مارچ بھی ہوئے تھے. تو یہ پنجاب میں آپ لوگ ان کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنا احتجاج کریں، اپنی تحریک چلائیں؟ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ یہ 9 مئی نہ کیا ہوتا نا، یا 26 نومبر نہ کیا ہوتا تو ان کے معاملات بہت مختلف ہوتے. انہوں نے تو خود جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ کس قانون کے تحت یہ تختے الٹاتے پھر رہے تھے؟ یہ بتائیں نا. یہ آئین اور قانون اور جمہور کی باتیں کرتے ہیں. کون سے قانون کے تحت آپ 9 مئی کو حکومت کا تختہ الٹ رہے تھے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی بڑا عوام کا برا حال ہو گیا ہے. تو عوام کا برا حال خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا، جہاں پہ آپ لوگوں نے ایسی دہاڑیاں لگائی ہیں، ایسی دہاڑیاں جو موٹر سائیکل پہ تھا وہ اب رینج روور پہ گھوم رہا ہے، جس کے پاس ٹکے کے نہیں ہوتے تھے، اسلام آباد آنے کے کرایہ نہیں ہوتا تھا، وہ اس وقت جو ہے وہ لینڈ کروزروں میں گھوم رہا ہے. یہ ہے آپ کی پچھلے 15 سال کی پرفارمنس جسے آپ چھپنا چاہ رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ آپ کی غلط بیانی سے معاملات تبدیل نہیں ہو جاتے. جتنا قرضہ عمران خان صاحب نے لیا اس کا حساب آپ نہیں دے سکتے. جتنا پیسہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو ملا اس کا آج تک آپ حساب نہیں دے سکتے. آپ کے لوگ بولتے ہیں 1927 میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل بنا تھا، وہ ہم نے بنایا تھا. 1992 میں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس بنا تھا، وہ پی ٹی آئی نے بنایا تھا. یہ ہے آپ کی پرفارمنس اللہ کے فضل سے. یہ آپ نے بنایا نیا پاکستان وہاں پہ کہ انتشار. ٹھیک ہے، لیکن افنان صاحب دیکھیں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی جو بھی ہے، لوگ ووٹ تو دیتے ہیں نا. نہیں ووٹ دیکھیں، ووٹ بھی جو ہے نا وہ آر ٹی ایس والا ووٹ ان کو پڑا ہے. اس کے بعد اس کے بعد کے الیکشن 2018 کی بات ووٹ پڑا ہوا ہے. آپ لوگ نہیں کیوں نہ کریں 18 کی بات یہ ہے کہ آپ آر ٹی ایس بٹھا کے آئے ہوئے ہیں. آپ کون سے جمہوری لوگ ہیں؟ آج بھی آپ کا لیڈر بولتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. یہ جمہوری سوچ ہے؟ تو یہ فراڈ ہے سارا کا سارا. جو لوگ ایک ہاسپٹل نہ بنا سکیں، جو لوگ یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچ دیں، جو لوگ ٹھیکوں کو کیا کہتے ہیں ٹھیکوں میں کرپشن کریں، کوئی پروجیکٹ دکھانے کے لیے نہیں ہے. لیکن آپ ان کی باتیں سنیں تو ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے پشاور کو پیرس بنا دیا ہے. 14 سال میں آپ سے کچھ نہیں ہو سکا وہاں پہ. گٹر ابل رہے ہیں وہاں پہ، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، میں آخری اس پہ جواب جو ہے شوکت صاحب سے لوں گی. لیکن ناز صاحبہ، الیکشنز جو ہونے والے ہیں کشمیر میں، اس پہ ایک جو اہم سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مہاجرین کی سیٹس ہیں وہ کیا موقف ہے؟ اور دوسرا، اگر جیسے گلگت بلتستان میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کو صوبے کا درجہ دیا جائے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے وہ کشمیر کی عوام کا موقف ہے. جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. کشمیر کے لوگوں کے اوپر بیٹھ کر ہم فیصلے مسلط نہیں کر سکتے. اسلام آباد سے بیٹھ کر ہم اپنے فیصلے مسلط کریں، چاہے وہ مہاجرین کی سیٹس کی بات ہو، چاہے وہ کشمیر کے ایشوز کی بات ہو، تو یہ نامناسب ہے. میرا خیال ہے جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں، واضح طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے آج بھی انہوں نے اپنا یہی سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو میرپور کے لوگ چاہتے ہیں، جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں، ان کے فیصلے ادھر کی عوام نے طے کرنا ہے. ادھر کا جو مینڈیٹ ملے گا ادھر کے لوگوں نے طے کرنا ہے کہ what they decide for themselves. اور میں دوبارہ بھی یہ بات کروں گی کہ اکثر ہمارے یہاں پہ کمپیریزن ڈرا کر دیا جاتا ہے. کشمیر کے مسائل، کشمیر کے اپنے ایشوز جو ہے وہ مختلف ہیں. ان ایشوز کو وہاں کے عوام کی امنگوں کے حساب سے حل کرنا، یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ایک. لیکن ناز صاحبہ آپ یہ تو مان سکتی ہیں نا کہ جو اس وقت بے چینی رہی ہے، جو نیگوسیشنز جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ رہی ہے، وہ ناکام رہی ہیں. وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ کی الیکشن جو کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں وہ بھی 3 فیزز میں، سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہے. بہت مسئلے کا حل تو نکالنا ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ مسئلے کا حل تو نکالنا ہے. ہمارے پاس آگے ہی اتنے مسائل ہیں. کہیں پر بلوچستان ایشو ہے، کہیں پر آپ
देखें कि KPK के अंदर जो मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के, सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं, जिसको अभी तक खुद PTI की हुकूमत बिल्कुल भी किसी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाई। पेशावर से आगे आप जो है 5 किलोमीटर मजीद आगे निकलना आपके लिए दुश्वार हो जाता है। तो ये जो हालात हैं, ओवरऑल इश्यूज हमारे इतने मसले मसाइल हैं कि हमें बजाय मसलों को खराब करने के और उलझाने के, हमें सुलझाने की बात करनी चाहिए। और ठीक है। हिकमत अमली इसी बात के अंदर है कि कश्मीर के इश्यूज पे भी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन को फॉलो करते हुए वहां के इश्यूज को एड्रेस करके ठीक अमन है। की बात करने वालों को क्योंकि ये आगे बिलावल लेकर भुट्टो आया जरदारी जाए। साहब ने कहा और था, जो मैं आपको, क्योंकि तशद्दुद टाइम मेरे पास और जो खत्म हो रहा है, hate माजरत की, मैं आपकी लेकिन बात जो काट रही हूँ, मुझे तशद्दुद रोकना की पड़ रहा सियासत है। मैं उसका आखिर में खात्मा करना है। जी आखिर में दोनों गैस से एक एक जुमला मुझे चाहिए। ट्रूथ एंड मैं जवाब दूं? रिकंसिलिएशन के हवाले से आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है, उनका भी यही मौक़िफ़ है, सपोर्ट करते हैं? जी शौकत साहब, एक जुमला। सबसे पहले तो मैं ये मेरे भाई को मैं जवाब दूं कि 4 वक्त मेरे मरतबा पास इनकी बिल्कुल वफाक खत्म है हुकूमत शौकत रही साहब, है वक्त और बिल्कुल 8 खत्म मरतबा है। पंजाब में हुकूमत रही, लेकिन ये कोई दूध शहर की नहर नहीं बहा सके हैं। इस तरह जो ठीक है। बलूचिस्तान की बात क्यों नहीं की जाती है, जहाँ पे नाज बलोच आपसे साहिबा की बहुत हुकूमत है, बेहतर है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर तो देखे ना, दहशतगर्दी तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसमें तो वफाकी हुकूमत का रोल बनता है, जो नालायक हुकूमत नहीं कर पा रही है। ठीक है, आपका बाकी जवाब आ देखें, गया। अपना ट्रूथ एंड आजाद कश्मीर रिकंसिलिएशन। का जो मामला है, ये आजाद कश्मीर के आवाम पे ही छोड़ा जाए। ठीक है। यहाँ से अगर हम फैसले मुसल्लत करेंगे तो उसके नताइज खतरनाक ही होंगे। अभी जो कुछ हो रहा है इलेक्शन में, ये मेरे ख्याल से उन पे फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। सही, आपका मौक़िफ़ आ गया जी अफनान साहब, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर एक तमाम पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर आ जाती हैं तो उस पर बैठ के बात करने में कोई हर्ज नहीं है। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी हमने इसी तरह ही किया था, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ये क्या कहते हैं, इस तरह का कोई मामला करना चाहते हैं, जहाँ तक देखें, खैर पख्तूनख्वा की जो सिक्योरिटी की हालात हैं वो PTI के दौर में ख़राब हुए हैं। जब इनकी वफाकी हुकूमत थी, ये दहशतगर्दों को वापस ला के इन्होंने आबाद किया है। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब, नाज बलोच साहिबा और शौकत यूसुफजई साहब। आग सिर्फ जंगल नहीं जला रही और बारिश सिर्फ शहर नहीं डुबो रही। आज रिकॉर्ड हीट वेव्स, बेकाबू वाइल्ड फायर्स और गैर मामूली मानसून बारिशें हमें एक ही पैगाम दे रही हैं, और वो ये है कि कुदरत का निज़ाम तेज़ी से बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज अब मुस्तकबिल नहीं, हमारा आज बन गया है। देखिए अलवीना साजिद की ये रिपोर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी जंगल में आग लगे तो इसका धुआं हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे मुल्क के शहरों तक भी पहुंच सकता है? आज दुनिया इसी हकीकत का सामना कर रही है। यूरोप, शुमाली अमेरिका और बहीरा रोम के मुख्तलिफ इलाकों में भड़कने वाली जंगलाती आग अब सिर्फ एक माहौलियाती आफत नहीं रही, बल्कि एक आलमी हंगामी सूरत हाल बनती जा रही है। स्पेन, फ्रांस, कनाडा और अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंगलात मुसलसल जल रहे हैं, और हर गुजरते साल के साथ वाइल्ड फायर सीजन पहले से ज़्यादा तवील, शदीद और तबाहकुन होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, खुश्क मौसम और बारिशों में कमी ने इस आग को पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया है। इस वक्त सबसे तशवीशनाक सूरत हाल स्पेन में है, जहां हुकूमत ने तारीख में पहली बार जंगलाती आग के बाइस कौमी एमरजेंसी नाफिज कर दी है। मैड्रिड के करीब ये आग इतनी वसी हो चुकी है कि हज़ारों फायर फाइटर्स की कोशिशों के बावजूद इसे काबू करना मुश्किल हो रहा है, जबकि 10,000 से ज़ायद अफराद को अपने घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। फ्रांस में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। बहीरा रोम के साहिली इलाकों और कैप फेरे से हज़ारों अफराद का इनखला किया जा चुका है, जबकि हेलीकॉप्टर्स, वाटर बॉम्बर्स और फायर फाइटर्स दिन रात आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। लेकिन ये सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं। कनाडा में लगने वाली जंगलाती आग का धुआं सरहदें अबूर करते हुए अमेरिका तक पहुंच चुका है। टोरंटो नारंगी धुंध में लिपट गया, जबकि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गए। माहिरीन का कहना है कि पहले जंगलाती आग का मौसम चंद हफ्तों तक महदूद होता था, मगर अब शदीद गर्मी, कम बारिश और खुश्क जंगलात की वजह से ये कई महीनों तक जारी रह सकता है। इसका मतलब सिर्फ दरख्तों का जलना नहीं, बल्कि घरों की तबाही, जंगली हयात का खात्मा,
फिजा में कार्बन के इखराज में इजाफा और इंसानी सेहत के लिए नए खतरात भी हैं। और सबसे तशवीशनाक बात, आज जंगल में लगने वाली आग सिर्फ इसी मुल्क को मुतासिर नहीं करती जहां वो भड़कती है। इसका धुआं सरहदें अबूर करता है। इससे खारिज होने वाली कार्बन पूरी दुनिया के मौसम को मुतासिर करती है, जबकि इसके मुआशी असरात सियाहत, ज़राअत, इंश्योरेंस और आलमी मईशत तक महसूस किए जाते हैं। ये थी यूरोप और शुमाली अमेरिका की कहानी, जहां जंगलात आग की लपेट में हैं। तो दूसरी तरफ चीन, पाकिस्तान, भारत, जनूबी कोरिया और मशरकी एशिया के दीगर ममालिक हालिया हफ्तों में गैर मामूली मानसून बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का सामना कर रहे हैं। कहीं बस्तियां पानी में डूब रही हैं, कहीं पुल बह रहे हैं और कहीं हज़ारों अफराद को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग वाक़यात नहीं, बल्कि एक ही बहरान की दो मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, खुश्क मौसम और जंगलाती आग, तो दूसरी तरफ बेवक्त और इंतहाई शदीद बारिशें। तो शायद ये सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, बल्कि दुनिया बदल रही है। तो ये था हमारा आज का द स्टोरी बिहाइंड। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाफिज।